हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम ये चौथी वीडियो कर रहे हैं जो कि आपकी जो है वो वन शॉट जो है उसमें आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। हर चैप्टर के लिए एक एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, उनको अच्छे से पढ़ोगे। लगभग 14 के आसपास वीडियो बनाऊंगा आपको, और साइंस का पूरा जो निचोड़ है वो आपको 14 वीडियो यानी जो आपके हैं उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने पूरी साल जितनी मेहनत की है वो बस आपका 14 जो वीडियो है उसमें आपका पूरा जो मेहनत है वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो रिवीजन करने के लिए आप ये 14 वीडियो जरूर देखना। ये हमारी चौथी वीडियो है, और अगर आपने नहीं देखा है तो बाकी के पिछले वीडियो भी देख लो, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है आपका जो चैप्टर है इसका नाम है हमारा एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले अगर हम एनवायरनमेंट देखते हैं अगर हम एनवायरनमेंट सबसे पहले देखते हैं तो एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट होता क्या है, यानी ये जो एनवायरनमेंट है ये होता क्या है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण। तो पर्यावरण हमारे आसपास की चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पर्यावरण हमारे आसपास की सभी चीज़ों से मिलके बना है, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, ठीक है। यानी पर्यावरण जो एनवायरनमेंट जो बोलोगे कि हमारे जो भी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उन सब से मिलके पर्यावरण बना है। ये आपके लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या है हमारे एनवायरनमेंट का डेफिनेशन, तो यानी एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट क्या है, जो सभी चीज़ें हमें घेरे रखती है, ठीक है। इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, कंपोनेंट्स। यानी वो लिविंग कंपोनेंट्स भी हो सकता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हो सकता है। तो एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना है, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो आपका कंपोनेंट्स है। लिविंग कंपोनेंट्स को हम बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग को हम अबायोटिक कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो किससे मिलके बना है, तो बोलोगे लिविंग और नॉन लिविंग से मिलके बना है। यानी जो सजीव है और निर्जीव है उनसे मिलके बना है। जैसे चेयर है, चेयर क्या है, यानी निर्जीव है। जैसे मैंने बोला जो झरने हैं वो क्या है, निर्जीव है। पहाड़ क्या है, निर्जीव है। सॉइल क्या है, निर्जीव है। तो यानी ये सभी क्या आपके नॉन लिविंग है। लिविंग में क्या क्या जाएगा, प्लांट्स क्या है, लिविंग है। ह्यूमन क्या है, लिविंग है। एनिमल क्या है, लिविंग है। तो इन सब से मिलके आपका एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट कि इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो इकोसिस्टम यानी पारितंत्र कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो इकोसिस्टम भी आपका बायोटिक और अबायोटिक चीजों से मिलकर बनता है। बायोटिक चीज मतलब जैविक। तो बायोटिक में क्या होता है आपका, वही जैविक यानी जो जीवित हैं, जैसे कि आपका प्लांट्स हो गए पौधे हो गए, जो आपके एनिमल्स हो गए, जो आपके ह्यूमन हो गए। तो ये सभी ह्यूमंस जो हैं ये सारे क्या हो गए, आपके बायोटिक वाले हो जाएंगे, जैविक हो जाएंगे। और अजैविक कंपोनेंट यानी जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैविक घटक है वो भी पाए जाते हैं। तो अजैविक घटक में आपके क्या क्या आ जाएंगे, तो वही आपका जो मॉइस्चर हो जाएगा, नमी हो जाएगी, जो रेन हो जाएगा, जो बरसात हो जाएगी, जो टेम्परेचर हो जाएगा, जो पहाड़ हो जाएंगे, जो झरने हो जाएंगे, वो आपके अबायोटिक यानी अजैविक जो कि नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इकोसिस्टम किससे मिलके बना है, तो बोलोगे बायोटिक और अबायोटिक चीज़ों से, जैविक और अजैविक चीज़ों से। जैविक जो होते हैं वो जिंदा होते हैं, जो कि मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अजैविक जो है वो मृत होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इकोसिस्टम में क्या है कि दो चीजें मेन पाई जाती है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड विच गिव राइज टू फूड चेन एंड फूड वेब्स इन नेचर। यानी इकोसिस्टम में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपने फूड के लिए ईच अदर पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब मैंने बोला इकोसिस्टम में यानी पारितंत्र में जो जीव हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होंगे, निर्भर होंगे, ठीक है। क्या बताओगे कि इकोसिस्टम में पारितंत्र में क्या होता है कि एक जो जीव है वो दूसरे जीव पे किसके लिए निर्भर होगा, भोजन के लिए। तो वही तो मैंने बताया है कि ये क्या है आपका कि इकोसिस्टम में क्या होता है कि लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल यानी जो प्लांट्स है
प्लांट्स जो है उसको फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि हमसे वो लेता है। हमें जो है फूड से एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हम प्लांट से लेते हैं। तो क्या हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं है? है डिपेंडेंट। प्लांट्स को खाता है कौन? तो आपका जो है जो प्लांट्स है, जो साग सब्जी है, वो आपके हिरन खाता है। हिरन को शेर खा जाता है। शेर अगर मर जाता है तो उसको छोटे छोटे जो जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो खा जाता है। तो क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना जीव? क्या शेर घास खा सकता है? नहीं खा सकता, ठीक है। तो यानी क्या होता है आपका, ये आपका फूड चेन कहलाता है। फूड चेन में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ग्रास हो गया, घास हो गया। घास को किसने खाया? हिरन ने खा लिया, डियर ने खा लिया। हिरन को किसने खा लिया? लायन ने खा लिया। तो ये क्या बन गया आपका? तो ये एक फूड चेन बन गया जिसमें हर जीव एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फूड चेन का मतलब क्या होता है आपका, यानी जो खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जब एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर होता है, ठीक है। ऐसे आपका फूड वेब क्या कहलाता है? खाद्य जाल क्या कहलाता है? तो जैसे कि घास क्या सिर्फ हिरन ही खाता है? घास तो ग्रास होपर्स भी खाते हैं। जो ग्रास होपर्स, जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे जो होते हैं वो भी तो खाते हैं। अब टिड्डे को जो है मेढक ने खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया, मेढक ने खा लिया। मेढक को जो है सांप ने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, सांप ने स्नेक ने खा लिया। तो ये क्या बन गया? यानी देखोगे आपका यहाँ पे आपको ग्रास के दो चेन बन रहे हैं। या तो ग्रास को डियर खा रहा है, लायन खा रहा है, या तो ग्रास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप। तो ये क्या बन रहा है आपका? दो चेन बन गए, दो फूड चेन बन गए। तो अगर आपका दो या दो से अधिक फूड चेन बन जाता है तो इसको हम फूड वेब कहते हैं, यानी खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है? पर्यावरण में, पर्यावरण किस चीज़ से मिलकर? तो हमारे आसपास की सभी चीज़ों से पर्यावरण बना है, ठीक है। और पर्यावरण में कितनी चीज़ें होती हैं? तो लिविंग होती हैं और नॉन लिविंग होती है, जैविक और अजैविक, ठीक है। इकोसिस्टम किससे बना है? तो वो भी सेम बायोटिक और अबायोटिक चीज़ों से बना है। जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना है। जैविक घटक कौन से होते हैं? जो जीवित होते हैं। अजैविक कौन होते हैं? जो मृत होते हैं। जैविक मैंने आपको बता दिया, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये। अजैविक बता दिया, जो आपके सॉइल हो गए, मिट्टी हो गए, चट्टान हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, ये सब। ऐसे अगर मैंने बात बताया, फिर इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव पर भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है। इससे ही क्या बनता है? आपका फूड चेन बनता है और फूड वेब बनता है। अब लेकिन क्या हो रहा है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर्यावरणीय समस्या आ रही है। इसको हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? तो इसमें पढ़ने हम डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जो क्षय है, परत का क्षय होना, ये पढ़ना हमें। और गार्बेज का, ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कचरे का जो बहुत ज़्यादा जो है कचरे जो है निकल रहे हैं, तो इनका हमें जो है इन दोनों के ऊपर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं आता हूं नेक्स्ट तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम कर लिया। इकोसिस्टम में क्या होता है आपके, यानी इकोसिस्टम में नॉन लिविंग यानी अबायोटिक और जो आपके लिविंग होते हैं यानी बायोटिक, ये दो चीज़ों से इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। जो आपका फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, टेम्परेचर है, रेन है, एयर है, सॉइल है, ये क्या हो जाएगा? ये आपके नॉन लिविंग हो जाएंगे, अजैविक घटक हो जाएंगे। और लिविंग तो आपको पता ही है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम बना किससे है तो आप ये बताओगे अबायोटिक या बायोटिक, ठीक है। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बोला तो बोलोगे टाइप्स ऑफ यानी प्रकार, पारितंत्र के प्रकार। तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है कि आपका जो नेचर के द्वारा बनाया जाता है इकोसिस्टम को, नेचर ने जो चीज बनाई है। मुझे किसने बनाया? नेचर ने बनाया। आपको किसने बनाया? नेचर ने बनाया। जो प्लांट्स है उसको किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। बर्ड्स को किसने बनाया? नेचर ने बनाया है। पहाड़ को किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। जो हवा है वो उसको कौन बनाता है? तो आपके नेचर वो आपको देता है, ठीक है। तो ऐसे आपका जो है नेचर का क्या क्या हो जाएगा, जैसे फॉरेस्ट हो जाएगा, लेक यानी नहरें हो जाएंगी, जो ओशन, जो महासागर है, ये सब क्या है? ये सब नेचर ने बनाया। तो नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारितंत्र कहलाएगा, ठीक है। दूसरा तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पारितंत्र, जो हमने बनाया है, जो इंसानों ने बनाया है। रोड किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। जो गार्डन, जो बगीचे हैं,
उसको सजा के रखते हैं ना, माली बनाता है उसको। तो गार्डन किसने बनाया? हमने बनाया। फील्ड जो है, जो फील्ड जो खेत होता है, तो खेत को हम डिवाइड करते हैं ना कि यहाँ से हम ये खेती करेंगे, ये खेती, तो जो फील्ड होता है वो किसने बनाया? वो भी हमने बनाया। तो यहीं पे हम देखेंगे, यानी जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है वो मैन मेड होता है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया होता है। इसको कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया, यानी खेत हो गए, गार्डन हो गया, या एक्वेरियम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अगर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो ये तो आपको 50 बार बता दिया मैंने। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? 2। एक आपका जैविक और एक आपका अजैविक। जैविक जो है वो जीवित रहेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स। अजैविक जो है वो मृत रहेंगे, एयर, वाटर, लैंड, ठीक है। क्लियर है इतना? बहुत अच्छे। अब अगर हम देखते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट में ही अगर हम देखते हैं तो ये देखो बायोटिक कंपोनेंट जो है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स सभी आते हैं, सभी लोग जो भी जीवित है। तो ये 3 प्रकार से बांटा गया है। जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो जैविक घटक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डीकंपोजर्स। जो प्रोड्यूसर होते हैं उसको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। और जो डीकंपोजर्स होते हैं उसको अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। तो मतलब जो आपका जैविक जो घटक है वो किससे मिलकर बना है? तो बताओगे, पहला बताओ नाम, प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादक है। दूसरा नाम बताओ, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका यानी कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता है। तीसरा नाम बताओ, डीकंपोजर्स यानी जो अपघटक है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर जो है आपके वो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, जो स्वपोषी होंगे, जो ऑटोट्रॉप्स होंगे, उनको प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कि प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्लियर है इतना? बताओ प्रोड्यूसर कौन होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। कौन होता है प्रोड्यूसर? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। एग्जाम्पल में प्लांट्स हो जाएंगे और ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएंगे, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है? जो अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर निर्भर होता है। हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? तो हमें क्या चाहिए? जैसे कि दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, हमें जो है दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, सभी हमें किससे मिलेगा? प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधों से मिलेगा। तो यानी जो कंज्यूमर होते हैं ना, वो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? जो उपभोक्ता होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और डीकंपोजर्स जो है, जब ये सभी चीजें मर जाती है तो इन सभी चीजों को गला के इन सबको खाने का काम कौन करता है? डीकंपोजर्स। एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करता है। देखते हो ना कि घर में अगर चूहा मर जाता है तो कुछ दिन स्मेल आएगी। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि डीकंपोजर्स उसको खा रहे होते हैं। और जो आप अगर नहीं ढूंढ पाए उस चूहे को, तो जो स्मेल है ना वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी, क्योंकि डीकंपोजर्स उसको पूरा ही डीकंपोज कर देंगे, क्लीन कर देंगे उसको। एनवायरनमेंट को क्लीनर, एनवायरनमेंट के क्लीनर, सफाई कर्मचारी है ये डीकंपोज अपघटक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो कौन कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कंज्यूमर जो कि अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर निर्भर है। और डीकंपोजर्स जो कि इन दोनों को खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंज्यूमर जो होते हैं वो होता है आपके 4 प्रकार के: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जो साग सब्जी खाते हैं। Who eats herbs, जो साग सब्जी खाते हैं उसको हर्बीवोरस कहते हैं। तो हर्बीवोरस मतलब who eat herbs, जो साग सब्जी खाते हैं, हर्ब खाते हैं, उसको हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी कहते हैं। साग सब्जी खाने वालों को क्या कहते हैं? शाकाहारी। कार्निवोरस जो फ्लैश खाए, जो ईट करे, क्या? हु ईट्स फ्लैश, यानी जो मांस खाए उसको मांसाहारी कहते हैं। तीसरा कौन होता है आपके कंज्यूमर? ओमनीवोरस, जो दोनों को ही खाते हैं। अब आप जो है आप चिकन भी खाते होगे, साग सब्जी भी खाते हो, तो आप क्या कहलाओगे? सर्वाहारी कहलाओगे, ओमनीवोरस कहलाओगे, ठीक है। तो जो साग सब्जी खाए उसको क्या कहते हैं?
शाकाहारी, जो मांस खाए उसको मांसाहारी, और जो दोनों ही खाए उसको सर्वाहारी, यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये वो जीव होते हैं जो बिना हमें मारे हमसे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मस्कीटोज, मच्छर जो हमें काटते हैं, हम मर जाते हैं क्या, लेकिन उनको भोजन तो मिल जाते हैं ना। जैसे जू हो गया, लाइजस हो गए, लीच हो गया, जोक हो गया, हमें वो काटता है, हम मरते नहीं है, लेकिन हमसे वो ब्लड के रूप में अपना जो फूड वो इनटेक कर लेता है। ठीक है। हम आगे देखते हैं इसको। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, ये देखो। तो अबायोटिक कंपोनेंट, यानी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के दो पार्ट थे, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक में नॉन लिविंग, यानी अजैविक में कौन आते हैं? नॉन लिविंग यानी निर्जीव, जो कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, लाइट हो गया, ये सब आपको याद हो गया होगा। ठीक है। बायोटिक में जैविक आते हैं, जो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं, इसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, बैक्टीरिया आ गया, ये सब आ गया। ठीक है। अब हमारा क्या है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला कौन था? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जो क्या करता था, इसके अंदर कौन कौन आते हैं आपके? ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये क्या करता है? कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट। ये अपना जो है खुद का भोजन जो है खुद बना लेते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर जो उत्पादक कौन होता है? जो अपना भोजन स्वयं बना ले, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। कंज्यूमर कौन होते हैं? ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स को कंज्यूमर कहते हैं। डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, ये क्या होते हैं आपके? किस पर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पे, उत्पादक पर। जो आपको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, किस पर डिपेंडेंट हो आप? तो आप प्लांट्स पर निर्भर हो। ठीक है। प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर पे आप जो है डिपेंडेंट हो। ठीक है। तो आपके कंज्यूमर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जो शाक सब्जी खाते हैं। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं। पैरासाइट्स जो हमें बिना मारे हमसे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स, कार्निवोरस फ्लैश ईटर्स, ओमनीवोरस बोथ ईटर्स, और पैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, टेक फूड फ्रॉम इट। जैसे लाइज हो गया, कैस्कटा हो गया। ठीक है, कैस्कटा। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? तो डीकम्पोजर्स मैंने बताया कि जब प्लांट्स मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, जैसे पत्ते जो हैं या फ्रूट्स जो के जो छिलके हैं, या आपके जो एनिमल जो मर जाते हैं, ठीक है, तो उन सबको खाने का काम कौन करता है? डीकम्पोजर्स करता है, यानी अपघटक करता है। तो इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म विच डीकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल्स, जो मृत एनिमल है या जो मृत प्लांट्स हैं, उनको खाने का काम कौन करता है? अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। और ये नेचर के क्लीनर कहलाते हैं। ठीक है। जैसे फंगी और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी कवक और जो बैक्टीरिया है। फूड चेन क्या बताया था? फूड चेन क्या होता है? जब भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो तो उसको फूड चेन कहते हैं। जैसे कि ग्रास को किसने खाया? डियर ने। डियर को किसने खाया? लायन ने। एक ही चेन बन रहा है तो उसको हम फूड चेन कहेंगे, यानी आहार श्रृंखला कहेंगे। आहार श्रृंखला क्या होता है? जब भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होगा। ठीक है। तो मतलब फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म का सीरीज है, एक जीव का जो है ना श्रृंखला है, विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। ठीक है। यानी फूड चेन में क्या होता है कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव को खा लेता है। जैसे कि ग्रास को डियर ने खा लिया, डियर को लायन ने खा लिया। और फूड चेन जो है आपका वेरियस स्टेप्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। मतलब जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा ना उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। कैसे बनता है एनर्जी का ट्रांसफर? तो इधर देखो, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे जो आते हैं ना वो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी उत्पादक होते हैं, जो पेड़ पौधे हो जाएंगे, जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। ठीक है। तो पहले कौन होते हैं आपके? प्रोड्यूसर होते हैं, यानी उत्पादक होते हैं। ठीक है। दूसरे जो है वो कौन होते हैं आपके? तो कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर 1 उपभोक्ता 1, फिर कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, 4, मतलब 3 से 4 ही बन सकता है। ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पे जो है एनर्जी प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स को यहाँ पे सूरज है, सूरज से सनलाइट लेगा, सनलाइट से एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? सूरज। तो सन से
लगभग 1% एनर्जी जो है, 1% एनर्जी जो है वो कौन लेता है? तो प्रोड्यूसर लेता है। पूछा जाएगा आपसे सूरज से कितने परसेंट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक जो है लेते हैं? 1% एनर्जी। और बाकी जितने जितने ऊपर जाते जाएंगे ना तो ये 10-10% को जो है फ्लो करवाते जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि इनको मिला 1000 जूल, 1000 जूल जो है इनको मिला, तो इनको कितना मिलेगा आपका? इनको 10% मतलब 1000 का 10% क्या हो जाएगा? 100, तो 100 जूल इनको मिलेगा। इनको कितना मिलेगा? 10 जूल मिलेगा। इनको कितना मिलेगा? तो 1 जूल मिलेगा। इधर तो बहुत कम हो जाएगा, 0.1 जूल मिलेगा। तो मतलब इसीलिए बोला जाता है। तो मुझे बताओ कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हर ट्रॉपिक लेवल में कितना परसेंट होता है? 10%। कितना परसेंट होता है? 10%। मतलब प्लांट्स जो है वो कितने परसेंट एनर्जी को फ्लो करेंगे? तो 10%। कंज्यूमर 1 कितने परसेंट? 10%। प्लांट्स में क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे को हिरन ने खा लिया, हिरन को शेर ने खा लिया, शेर को डीकम्पोजर्स ने खा लिया, तो मतलब डीकम्पोजर को देखो कितना कम जो है इसको एनर्जी मिली है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि जो ट्रॉपिक लेवल में जो लेवल है वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो 3 से 4 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक लेवल 3-4 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एनर्जी का अमाउंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, एनर्जी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है ना एनर्जी का। क्या मुझे बताओ, जो पेड़ पौधे को हिरन ने खाया है, हिरन को शेर ने खाया है, शेर को डीकम्पोजर्स ने खाया, क्या इसका उल्टा हो सकता है कि शेर को जो है हिरन खा जाए, हिरन को जो है पेड़ पौधे खा जाए? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, वरना तुम तो प्रकृति का नियम ही बदल दोगे। तो मेन क्या है कि जो एनर्जी का जो फ्लो होगा ना वो एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में मतलब ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे देखो, तो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट कन्वर्ट इनटू द फूड एनर्जी, यानी 1% ऑफ सनलाइट का जो है उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ग्रीन प्लांट, अभी बताया था। और 10% लॉ क्या कहता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, अभी बताया था ना। सिर्फ 10% जो है वो आगे के पोषी स्तर में ट्रॉपिक लेवल में जो है जाएगा। ट्रॉपिक लेवल को क्या कहते हैं हिंदी में? पोषी स्तर, ठीक है। और 90% का क्या करते हो? जैसे कि पौधे को कितना मिला था? 1000 जूल, 1000 में से सिर्फ उसने कितना ट्रांसफर किया? 100 जूल ट्रांसफर किया, तो उसने 900 जूल का क्या किया? तो पौधे जो ट्रांसपिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, जो एक्सक्रेशन करते हैं, मतलब उत्सर्जन, वहन, पाचन, ये जो पौधे करते हैं, तो इसमें भी एनर्जी भाई यूज तो होगा ना। तो 90% एनर्जी हर पोषी स्तर में अपना जीव जो है वो उपयोग कर लेता है और बस 10% एनर्जी को ट्रांसफर करता है। समझ में आ गया? जैसे हिरन जो है वो भागने के लिए एनर्जी चाहिए ना, उसको खाना पचाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो 90% एनर्जी जो है वो क्या कर लेगा? अपने अंदर पचा लेगा। मतलब 100 हिरन को मिला था तो 100 में से वो 90% वो पचा लेगा और सिर्फ कितना भेजेगा? जो 90 तो आप उसने यूज़ कर लिया, सिर्फ 10 ही उसको भेजेगा। तो ट्रॉपिक लेवल में कितना होता है कि 10% एनर्जी का फ्लो होता है नेक्स्ट लेवल में, और 90% एनर्जी जो है वो यूज़ कर लिया जाता है डाइजेशन में या और बाकी चीज़ों में, ठीक है। तो आगे हम देखते ही देखो, तो यहां पे मैंने क्या बताया? सबसे नीचे कौन होते हैं? तो यहां पे हमारा कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ऊर्जा अगर इसको मान के चलो कि 1000 मिला, पूछा जाता है कि यहाँ पे 1000 दे दिया जाएगा, इन तीनों को गायब कर दिया जाएगा, तो आपको 10-10 एक-एक जीरो कम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मान के चलो कि मतलब एक जो प्लांट्स है उसको उगाने के लिए हम क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक का यूज़ करते हैं या केमिकल का यूज़ करते हैं उस प्लांट्स को ग्रो करने में। तो मुझे बताओ कि प्लांट्स में अगर केमिकल हम यूज़ करेंगे तो केमिकल उसको बीमार करेगा प्लांट्स को, वो धीरे धीरे वो बीमार हो जाएगा प्लांट। अब वो प्लांट जब बड़ा हुआ तो हमने उसको खा लिया, तो ज़्यादा वो बीमार हो ही चुका था पहले, अब हमने खा लिया तो अब हम धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। मतलब जो हिरन, मानो को हमने नहीं, हिरन ने खा लिया मान को चलो प्लांट्स को, तो हिरन धीरे धीरे बीमार हो जाएगा। अब हिरन जो है उसको शेर ने खा लिया तो अब शेर धीरे धीरे बीमार हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है
यह केमिकल जो सब्सटेंस है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है ट्रॉपिक लेवल में। एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे ट्रॉपिक लेवल में जाओगे तो जो केमिकल सब्सटेंस है, जो रासायनिक पदार्थ है, जो हार्मफुल जो केमिकल सब्सटेंस है, जो खतरनाक केमिकल रासायनिक पदार्थ है, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कई बार पूछा गया जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन में क्या होता है? रासायनिक खतरनाक जो कण होते हैं उनका क्या होता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे ना उसकी मात्रा जो है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ती जाएगी। एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है हर ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, इन फूड चेन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हम ही सबसे लास्ट में, हम तो सबको खा जाते हैं, प्लांट्स को भी खा जाते हैं, जानवर को भी खा जाते हैं। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज। तो सबसे ज्यादा जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो जैव आवर्धन है, वो किसके अंदर, केमिकल जो है सबसे ज्यादा किसके अंदर इकट्ठा है? तो ह्यूमन बॉडी में इकट्ठा है। ठीक है, फूड वेब क्या बताया था? तो वही बताया था, यानी फूड वेब जो है मैंने वही बताया था, जैसे प्लांट है, प्लांट को रैबिट ने खा लिया, रैबिट को जो है मेन आपका ईगल ने खा लिया, तो ये एक बन गया यहाँ पे। प्लांट जो है उसको ग्रास होपर ने खा लिया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया। मतलब यहाँ से भी चल रहा है, देखो प्लांट्स को ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। तो मतलब मेन क्या है कि यहाँ से तुम देखोगे कि 3 चेन बन रहा है, एक इधर से चेन बन रहा है, एक इधर से, एक इधर से। तो जब 2 या 2 से अधिक फूड चेन बने तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो फूड वेब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, अधिक संख्या में जब फूड चेन बन जाती है उसको फूड वेब कहते हैं। यानी अधिक संख्या में जब खाद्य श्रृंखला बन जाती है तो उसको खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में हमें क्या क्या पढ़ना है? ओजोन लेयर का, और क्या पढ़ना है हमें? ओजोन लेयर का पढ़ना है, और कचरा प्रबंधन, है ना। तो ओजोन लेयर में सबसे पहले ओजोन जो है, ओजोन होता है मतलब ऑक्सीजन होता है O2। तो ऑक्सीजन जो है इसको क्या करता है, यानी इसको तोड़ दिया जाता है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है ना, यूवी रेज, इसको तोड़ देता है, वो अलग कर देता है। अब ऊपर में अगर देखोगे तो ऑक्सीजन और भी पाए जाते हैं, तो एक ये वाला ऑक्सीजन ले लेता है और ये O2। अब इनको जो ये जो जुड़ जाते हैं ना तो ये क्या बनते हैं? O3। यही ओजोन का सूत्र भी है, फॉर्मूला भी है। तो ओजोन कैसे बना है अगर पूछेगा तो बताओगे O2 जो है, ऑक्सीजन जो है उसको अल्ट्रावायलेट किरणें जो है, यही पराबैंगनी किरणें तोड़ देती हैं O में, और फिर एक O और ये जो O2 है ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? O3 बनता है, ओजोन लेयर बनता है। ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन यानी ओजोन लेयर का क्षय कहाँ पे देखा गया? 1985 में अंटार्कटिका में। कहाँ पे देखा गया? 1985 में अंटार्कटिका में। तो ओजोन लेयर है क्या? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अर्थ के अराउंड। अर्थ के चारों ओर जो है एक कंबल की तरह काम करता है ओजोन लेयर, जो कि क्या करता है? अल्ट्रावायलेट किरणें की जो हार्मफुल जो रेडिएशंस है उसको रोकता है, वरना हमें क्या क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है, और कैटरेक्ट हो सकता है, इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है हमारा। यानी अगर अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें अगर धरती पे आ गई तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम जो लड़ने की क्षमता होती है ना बैक्टीरिया से, कीटाणु से, वो कम हो जाएगी, आपको जो है कैटरेक्ट हो जाएगा। कैटरेक्ट की बीमारी, यहाँ आंखों का कलर दूधिया हो जाता है, दूधिया मिल्की हो जाता है। तो यानी ये जो है आपका, यानी ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर। लेकिन ये याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि अगर ओजोन लेयर पृथ्वी पे आ जाए तो क्या होगा? तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, ये जहरीली गैस है ये। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। तो यहीं पे देखो जो मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आपका जो है ये बना है, कैसे बना है ये, अल्ट्रावायलेट ने इसको तोड़ दिया है, फिर ये ओजोन जो है कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कारण क्या है? तो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस के कारण जो है आपका ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेशन हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। ठीक है, और CFC गैस कहाँ से लगता है? जो आपको ठंडक चीजें देती है, AC, फ्रिज, यहां से CFC गैस निकलती है। ठीक है, एक प्रोग्राम किया गया था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या बोला गया था कि भाई एक एग्रीमेंट हुआ था कि स्टॉप CFC प्रोडक्शन। जो CFC का जो प्रोडक्शन है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन है, उसको रोको। 1986 में कौन सा ये था? क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ पे है? जापान में है। तो जापान का एक शहर है क्योटो, और प्रोटोकॉल का मतलब था नियम।
तो वहाँ पे नियम बनाए गए थे, ठीक है। तो ओजोन परत का क्षय कहाँ पे देखा गया है? अंटार्कटिका में। कब देखा गया है? तो 1985 में। ओजोन परत क्या काम करता है? तो आपको अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकने का काम करता है। अगर नहीं रोक पाए तो, अगर ओजोन लेयर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, या कैटरेक्ट यानी जो आपका मोतियाबिंद हो जाएगी, जो आंखों का कलर दूधिया कलर हो जाता है, ठीक है, या आपका इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका CFC, कारण क्या है ओजोन लेयर के कम होने का? तो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? जो आपको ठंडक चीजें देती है, AC, फ्रिज, इन सब से, ठीक है। तो बताओ कहाँ पे जो प्रोटोकॉल हुआ था? तो क्योटो में एक प्रोटोकॉल हुआ था 1986 में। बोला गया था कि CFC गैस को कम किया करो, ठीक है, कम करो। लास्ट टॉपिक है हमारा कौन सा इस चैप्टर का? वो है गार्बेज डिस्पोजल, कि गार्बेज कचरा प्रबंधन कैसे किया जाए। ये क्वेश्चन काफी मेन है, पूछा जाता है कचरा प्रबंधन कैसे किया जाए। तो बायोडिग्रेडेबल आपके गार्बेज दो होते हैं, दो तरह के होते हैं गार्बेज। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी एक होता है आपका जो कि जैविक, जिसको आप बायोडिग्रेड कर सकते हो, जो जीवित होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके वेजिटेबल्स के पत्ते हो गए, फ्रूट्स के जो है छिलके हो गए, ठीक है, या आपके जो एनिमल्स जो हो गए, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। यानी इसको जो आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। यानी विच कैन बी डीकम्पोज, जिसको डीकम्पोज किया जा सके उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है, जिसको खत्म किया जा सके। जैसे कि आपके क्या क्या हो जाएंगे? फ्रूट्स हो जाएंगे, वेजिटेबल्स हो जाएंगे, वेजिटेबल्स के जो छिलके हो जाएंगे, या कॉटन, जूट या पेपर हो जाएंगे, तो ये सब खत्म किए जा सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, ठीक है। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है इसको कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड, इसको जो है हम खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं आपके? जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, पॉलिथीन्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, मेटल हो गए, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए, तो ये सब खत्म नहीं किया जा सकते, इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कि अब कचरा प्रबंधन कैसे किया जाए। तो लास्ट जो टॉपिक था हमारा कैसे किया जाए, तो सबसे पहला हमारा जो है लैंड फिलिंग्स, यानी वेस्ट आर बर्डेड इन लो लाइंग एरियाज। जो लो लाइंग एरियाज है, जो लगभग आपके जहाँ पे गड्ढा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कचरे डाल दो, क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा, लैंड फिल हो जाएगा, है ना, भूमि का भराव हो जाएगा, ठीक है, लैंड फिलिंग हो जाएगा, भूमि का भराव। कचरों को आप जो है जो गड्ढा है उसमें भर दोगे, ठीक है। दूसरा कंपोस्टिंग, उसको कंपोस्ट बना लोगे, खाद बना लोगे कचरों का, ठीक है। रिसाइकलिंग, प्लास्टिक का बोतल है, उससे हमने जो है उसको रिसाइकल करके हमने कुछ और बना लिया। प्लास्टिक का चेयर है, उसको रिसाइकल करके कुछ और बना लिया, तो यानी रिसाइकलिंग करना, ठीक है, रीयूज करना। जैसे पेप्सी हमने पिया, पेप्सी का प्लास्टिक का बोतल है, उसको हमने पानी का बोतल में चेंज कर दिया कि अब उससे हम पानी पी रहे हैं, तो रीयूज करना किसी चीज़ को, ठीक है, पुनः उपयोग करना। ऐसे आपका क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी जो सीवेज है अच्छे से आपने नाली वाली को बना दिया, ठीक है, नाली वाली को जो है अच्छे से आपने बना दिया तो सीवेज सिस्टम हो जाएगा। बायोगैस प्लांट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट होते हैं ना, वहाँ पे आपके बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं, जिसको डीकम्पोज, जिसको खत्म किया जा सकता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा ईजी क्या आपको? 5 R सबसे ज़्यादा ईजी है कि कैसे कचरा को खत्म किया जा सकता है। रीयूज करो, पुनः उपयोग करो, रीयूज करो, पुनः उपयोग करो, यानी जैसे प्लास्टिक है उसका दोबारा उपयोग। रिसाइकल करो, जो प्लास्टिक का बोतल है या कुछ भी है तो आप उसको जो है कोई और चीज़ों में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। रिफ्यूज करो, जो चीज़ खत्म नहीं हो सकता, जो इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं कर सकते, जो इन्वायरमेंट में एक बार आ जाएंगे, जैसे पॉलिथीन और प्लास्टिक जो खत्म नहीं हो सकते, उसको मना करो, उसको यूज ही मत करो, ठीक है। तो आपका रीयूज हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। अब मुझे 2 R जो है आप एक बार चेक करोगे कि 2 R कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ तक था। तो आगे जो हम चैप्टर करेंगे वो आपका जो 5वीं वीडियो होगी उसको हम और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो हमारा 4 वीडियो जो है आ चुका है। अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और उनको बोलो कि इस चैनल पे आए। उनको साइंस के लगभग पूरे साल का जो निचोड़ मिल रहा है, लगभग 14 वीडियो में पूरा साइंस कवर है। जो उन्होंने साइंस पूरे साल नहीं पढ़ा वो 14 वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। तो आप इसको लिख के पढ़ो, इसको और ज़्यादा जो है अच्छे से रिवाइज करो। लगभग पूरे साल का जो आपने स्टडी किया उसका रिवीजन आपका 14 वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।